सिस्टमैटिक्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से सबसे पहले एक पर्ल साइंटिस्ट की जो है वो डेफिनेशन है 1922 की। पर्ल ने मतलब इसके इंपॉर्टेंस को ब्रीफ किया था अपने कुछ वर्ड्स में। उसने कहा था कि इट इज़ द सिस्टमैटिस्ट, कि आपने याद रखना है इसके वर्ड्स को ऐसे, ठीक है, हु हैज़ फर्निश्ड द ब्रिक्स विद विच द होल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज हैज़ बीन रेयर्ड। यानी ये सिस्टमैटिस्ट है जो कि जिसने पूरे के पूरे बायोलॉजिकल नॉलेज को उसकी बुनियाद रखी है। और इसकी एफर्ट्स के बगैर क्या था कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को समझना बहुत ही मुश्किल काम था। मतलब स्कैर्सली होता है बड़ा मुश्किल, ठीक है, उसको परसीव करना मीन कि उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आपको पता है कि स्पीशीज के अंदर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ रहा होता है, यानी चेंज इन द स्पीशीज ओवर टाइम जो है उसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। और इसके अलावा जो है इट इज़ ही हु टुडे रियली सेट्स द बेसिक प्रॉब्लम्स फॉर द जेनेटिसिस्ट एंड द स्टूडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन। तो ये सिस्टमाटिस्ट था जिसने के सबसे पहले पूरे के पूरे बायोलॉजिकल नॉलेज की जो है बुनियाद रखी है। यानी कि एक इमारत अगर तमीर हो तो उसमें ईंटें जो हैं उसकी उसकी बुनियाद होती हैं जहाँ से वो शुरू की जा रही होती है इमारत। तो यही सिस्टमाटिस्ट का रोल है, या सिस्टमेटिक्स की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि सारे का सारा एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है या उनके पैटर्न्स हैं या जो उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आपस में बताए जा रहे होते हैं, तो सिस्टमेटिक्स की ही बदौलत पॉसिबल। तो उसकी यानी कि एफर्ट्स की वजह से ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को समझा जा सकता है। और इसके अलावा जितने भी जेनेटिसिस्ट के प्रॉब्लम्स हैं या जो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे होते हैं कि स्पीशीज कैसे चेंज हो गई हैं उनके मॉर्फोलॉजी के एतबार से, किसी भी एतबार से, तो उसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प किसने की है? इसी सिस्टमैटिक्स ने की है। या सिस्टमाटिस्ट जो है, जो सिस्टमैटिक्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसमें हेल्प की है, ठीक है। एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से पॉइंट्स आ गए। दूसरा स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट्स हैं वन बाय वन, इसको नोट कर लें। पहला इसकी हेडिंग है इंपॉर्टेंस में कि सिस्टमैटिक्स जो है इसने अप्लाइड साइंसेज में, अप्लाइड साइंसेज में जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज को, वहाँ पे डायरेक्टली भी इसने बेनिफिट दिया है सिस्टमैटिक्स ने, और इनडायरेक्टली भी वहाँ पे बेनिफिट दिया है। तो अब अगर आप बेनिफिट के हवाले से देखें तो मेडिसिन हो, पब्लिक हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, कंजर्वेशन हो या नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो, वहाँ पे सब में सिस्टमैटिक्स ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब जैसे अप्लाइड एंटोमोलॉजी में ही हम देख लें तो इंसेक्ट्स को आपको पता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मतलब कोई भी पेस्ट होता है तो उस पेस्ट को आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो फसलों को कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं उनका आपको पता होगा, तब ही आप उनको इरेडिकेट कर सकते हैं ना, या उनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए अप्लाइड एंटोमोलॉजी में, यानी जिसमें आप इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी सिस्टमैटिक्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब इसमें क्या है कि एंटोमोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो बेशुमार डिटेल इकट्ठी तो कर लेते हैं, और लेकिन क्लासिफिकेशन जो होती है सारी की सारी वो किसने करनी है? सिस्टमैटिक्स नहीं करनी है। और इसमें फिर पता चलता है कि कौन से इंसेक्ट्स हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, कौन से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं और कौन से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से अगर तो कोई नया पेस्ट आ जाए किसी भी वक्त में, ये देखें ना, ये कह रहा है कि दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द न्यू पेस्ट विच अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा या पेस्ट जो किसी भी वक्त के साथ अपीयर हो जाता है और जिसके बारे में नहीं नॉलेज है, तो उसका नॉलेज आप कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्लासिफिकेशन मौजूद होगी, कोई ऑलरेडी आपके पास पूरा एक पैटर्न मौजूद होगा जिसमें आप उनकी मॉर्फोलॉजी से लेके उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल हर चीज़ को आप स्टडी का किए होंगे, तो आप उसको इरेडिकेट कर सकते हैं ना उसके हैबिटेट की बुनियाद पे, या उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर वहाँ पे होगा जिसकी मदद से आप किसी पेस्ट को या नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए सिस्टमैटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। इसमें हम दो चार एग्जांपल भी अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से सिस्टमैटिक्स की बदौलत बेशुमार ऐसे कीड़े मकोड़े या ऐसे एनिमल्स जो कि हार्मफुल थे उनको एलिमिनेट किया गया, और वो बेशुमार जो हैं प्लांट्स को या जगहों को बचा लिया गया, अदरवाइज वो पेस्ट ने उनको तबाह कर देना। तो सिस्टमैटिक्स ने वहाँ पे हेल्प की है। एग्जाम्पल्स हम अभी आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। आगे है इसमें जनरलाइजेशंस के। जनरलाइजेशन से देखें कि सबसे पहली स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस में देखें, अभी ये हेडिंग शुरू हो गई। पहली इंपॉर्टेंस ये है कि सिस्टमैटिक्स ने जो है इट हैज़ प्रूव्ड, ये अपने पॉइंट्स बना लेने हैं इनके, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन। सिस्टमैटिक्स हैज़ प्रूव्ड टू बी द की टू द सोल्यूशन ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग मीन उलझा देने वाले, तो कुछ ऐसे उलझा देने वाले प्रॉब्लम्स थे इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में कि जिनका कोई भी गुत्थी नहीं सुलझ सकती थी। तो उसको सुलझाने में किसने अपना रोल प्ले किया है? वो किया है सिस्टमैटिक्स ने। तो अब मलेरिया को अगर हम देखें तो मलेरिया की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट मतलब हुआ है पूरे यूरोप में। तो आज से तकरीबन 150-200 साल पहले मलेरिया यूरोप के अंदर बेशुमार फैला हुआ था।
तो उस मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था वहाँ पे मौजूद, या लोगों को नहीं इवन पता था कि अवेयरनेस नहीं थी कि ये एनोफ्लीज मॉस्किटो ही जस्ट मलेरिया का काज बन रहा है या कोई और भी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं जो मलेरिया का वहाँ पे काज बन रही हैं। तो एनोफिलीज तो एक जीनस है ना, उसके अंदर अब बेशुमार स्पीशीज आ जाती हैं एनोफिलीज की, यानी 6 सिबलिंग स्पीशीज फिर बाद में पता चला कि उसकी होती हैं। जैसे अभी भी आपको यही पता है ना कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है, यही सुना हुआ है ना आपने, ये पढ़ा भी हुआ है आपने, क्यों भी स्टूडेंट्स? जी सर। जी सर। तो अब यस सर। मलेरिया जो है ये एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से तो होता है, ये कोई इसमें शक नहीं, लेकिन एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, एनोफिलीज उसमें जीनस है, एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस एक पूरा कम्प्लेक्स होता था जो कि उस वक्त लोगों को नहीं पता था, तो इसलिए वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारा पैसा भी लगा दिया, बहुत सारा टाइम भी लगा दिया। लेकिन क्योंकि इस कम्प्लेक्स के अंदर कुछ मलेरिया की स्पीशीज जो हैं वो एनोफिलीज की वो बड़ी खतरनाक हैं, कुछ स्पीशीज जो हैं वो नॉर्मल हैं, या कुछ बहुत डेंजरस हैं, कुछ स्लाइटली डेंजरस हैं और कुछ बिल्कुल भी मलेरिया नहीं करती थी, लेकिन लोग सब एनोफिलीज को एक जैसे ही समझते थे। और ये सारी की सारी सिबलिंग स्पीशीज जो थी, सिबलिंग स्पीशीज स्टूडेंट्स वो स्पीशीज होती हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होती हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। तो एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस जो कम्प्लेक्स है, इनकी अगर मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो इसमें जितने भी ये एनोफिलीज मॉस्किटो आते हैं ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं नजर आते हैं, यानी उनमें आप फर्क नहीं कर सकते, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड है। तो ऐसी स्पीशीज जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो आइडेंटिकल हो या सिमिलर हो लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या हो, आइसोलेटेड है, उनको हम कहते हैं सिबलिंग स्पीशीज। ठीक है, तो एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स जो है इसमें 6 सिबलिंग स्पीशीज जो है टोटल पाई जाती थी, जिनका उस वक्त के लोगों को नहीं मालूम था, तो इसलिए फिर मलेरिया पे काबू भी नहीं तब हो पा रहा था। तो मीजन ने सबसे पहले बताया कि एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस एक कम्प्लेक्स है और इसके पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो उसके बाद फिर इस कम्प्लेक्स को ऑब्जर्व किया गया, दो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और इनकी सिस्टमैटिक स्टडी की जो कि हैकट ने और बेट्स ने की, यानी 1937 में और 1940 में हैकट और बेट्स की स्टडी की वजह से क्या हुआ, इस यानी कि एनोफिलीज जो मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स था या मलेरिया था, इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया गया। वो कैसे कंट्रोल पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब जब इनकी केयरफुल स्टडी हो गई तो पता चला कि हर जो एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स की स्पीशीज है ना, उसका एक अपना हैबिटेट है, उसका अपना एक फूड प्रेफरेंस है, उसकी अपनी एक जगह है, उसका अपना जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी डिफरेंट दूसरी से। तो जब आपको एक चीज का पता चल जाए कि इसका हैबिटेट ये वाला पानी है, किसी का ये मतलब स्टैंडिंग वाटर था, किसी का जो हैबिटेट था वो रनिंग वाटर था, किसी का जो हैबिटेट था वो जो था बिल्कुल ही जो है फ्रेश वाटर था, किसी का ब्रैकिश वाटर था। तो इस तरह से वो हैबिटेट की बुनियाद पे एनोफिलीज के मुख्तलिफ जो मॉस्किटो थे जो इसके अंदर आ रहे थे उनको ऑब्जर्व किया गया और उस तरह से उनको फिर इरेडिकेट भी किया गया। जो उसमें से खतरनाक स्पीशीज थी एनोफिलीज की जो मलेरिया का काज थी एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स में, उनके फिर हैबिटेट की बुनियाद पे या उनके फूड सोर्स की बुनियाद पे या उनकी प्रेफरेंसेस की बुनियाद पे वहीं पे उनका कंट्रोल कर लिया गया और यूरोप के अंदर जो है वो मलेरिया के ऊपर काबू पा लिया गया। तो अब जो किस सिस्टमैटिक स्टडीज थी उसमें हैकट और बेट्स की, वो भी आगे मैं आपको उसका टेबल लेके दिखाऊंगा, वो अपने स्टूडेंट्स उसको भी याद करना है, 6 सिबलिंग स्पीशीज का वो आएगा, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स जो एनोफिलीज का है इसमें बहुत सारी सिबलिंग स्पीशीज थी। अब मैंने सिबलिंग स्पीशीज की आपको स्टूडेंट एक डेफिनेशन बताई, क्या होती है सिबलिंग स्पीशीज? सर सेम फिनोटाइप बट चेंज उनकी जो होती है जेनेटिकली। यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं मोस्टली, लेकिन कुछ रेयर केसेस में रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं। कुछ रेयर केसेस ऐसे भी हैं सिबलिंग स्पीशीज के जिनमें दो सिबलिंग स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं, जैसे ड्रोसोफिला में हम देखेंगे आगे जाकर। ये टॉपिक आपको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा सेपरेटली, ठीक है, लेकिन आप अभी इतना याद रखें इसे। तो अब इसमें जो सिबलिंग स्पीशीज थी 6 एनोफिलीज की, उनका डिफरेंस किस बुनियाद पे था? आपने देखा, आपको याद होगा कि आप जब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा करते थे तो आपने देखा था कि उनमें सबसे पहले एग्स होती स्टेज, फिर उससे लार्वा स्टेज होती है, फिर प्यूपा स्टेज आती है और लास्ट पे एडल्ट स्टेज होती है इंसेक्ट्स की। ठीक है ना, तो आपने उसमें मेटामॉर्फोसिस एफएससी में बीएससी में टॉपिक पढ़ा होगा कि एग लार्वा प्यूपा एडल्ट 4 स्टेजेस में इंसेक्ट्स मोस्टली जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं, तो वो 4 स्टेजेस इस तरह कंप्लीट करते हैं। तो अब जो तो मतलब उसमें आ जाते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के केस में अगर आप देखें तो उनकी जो एग स्टेज होती है ना मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स में, क्योंकि आपको पता है एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स में जो है वो तो ये भी तो इंसेक्ट्स में आता है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इसका जो एग स्टेज है उसके अंदर सिर्फ ये सिबलिंग स्पीशीज का डिफरेंस है, अदरवाइज इनका लार्वा, इनका प्यूपा, इनका एडल्ट, जो 6 डिफरेंट सिबलिंग स्पीशीज हैं, इनका लार्वा प्यूपा और एडल्ट क्या है एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है नजर आते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है बिल्कुल सेम। तो डिफरेंस कहाँ पे, किस स्टेज पे, ये आपने पॉइंट याद रखना है, एग स्टेज के ऊपर, ये जो आपको किया गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो जब इसके ऊपर ये फिर कंट्रोल करने के लिए, जब कंट्रोल के लिए मेजर्स की गई, तो इसमें पता चल गया कि इनका एक्सचेंज चूंकि डिफरेंट है एक दूसरे से, और इनका होस्ट प्रेफरेंस भी डिफरेंट है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी जब पता चल गया, तो इस तरह से जो डेंजरस स्पीशीज थी उनका वो वाटर में अगर वो अंडे दे रही हैं या किसी भी जगह पे, तो वहां से उनके ऊपर फिर कंट्रोल कर लिया गया। तो इस तरह से मलेरिया के ऊपर काबू पा लिया गया। अब इसमें हेल्प किस चीज ने की है मलेरिया के ऊपर काबू पाने में? सिस्टमैटिक्स ने। क्योंकि अगर सिस्टमैटिस्ट ना होते और पता ही ना चलता कि ये स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट हैं, ये सिबलिंग स्पीशीज हैं, वो एक एनोफिलीज नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ स्पीशीज से एक कम्प्लेक्स मिलके बना हुआ है, तो कभी भी इसके ऊपर कंट्रोल ना हो पाता। तो ये पहली इसकी इंपॉर्टेंस आपने इसमें देखी है, सिस्टमैटिक्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप इसमें देखें तो अप्लाइड एंटोमोलॉजिकल टेक्सोनोमी जो है ये बेसिस है क्वारंटीन प्रोसीजर का। तो अगर तो स्टूडेंट्स मतलब किसी को पता हो कि कोई भी क्वारंटीन, अभी आप सुनते हैं ना एक टर्म क्वारंटीन, को बता सकता है क्या होता है क्वारंटीन? तो आजकल आपने कोरोना की वजह से काफी सुना है ना, करंटीना में बंदा फलाना रख दिया है, या फलां को मलेरिया उसको हो गया है, ये जो है कोरोना वायरस का अटैक, तो उसको जी करंटीना में या क्वारंटीन कर दिया गया। सुनते हैं ना ये आप लोग? तो क्वारंटीन क्या होता है? क्यों भाई, क्वारंटीन क्या होता है बच्चों? एनीवन? सर वो तो मतलब कहते हैं कि आइसोलेशन में कर, हाँ जी, सेपरेट किसी को कर सेपरेट देना। कर देना, आइसोलेट कर देना। तो यहाँ पे भी तो स्टूडेंट्स इसी इसी हवाले से ये टर्म है ना, क्या आप उसको इरेडिकेट अगर करना चाहते हैं या उसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो आपके पास अप्लाइड एंटोमोलॉजिकल टेक्सोनोमी जो है वो हेल्प कर रही होती है आपको इस प्रोसेस में, कि अगर कोई मतलब ऐसा पेस्ट आ गया है फसलों में, ऐसा कोई कीड़ा आ गया है जो नुकसान पहुंचा रहा है आपकी फसलों को, तो आप उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप उसको आपको उसकी लाइफ हिस्ट्री पता होगी। क्योंकि जिस एरिया से वो आया होता है ना, उसी एरिया में अल्लाह ताला ने उसका नेचुरल प्रेडेटर भी रखा होता है। यानी अगर एक नुकसानदेह चीज एक जगह में मौजूद है ना, तो उसको खाने वाली चीज भी तो वहां पे मौजूद। जैसे आपको पता है ना कि ये सूंडियों को चिड़ियां खाती हैं, अगर सूंडियां एक जगह पे यस मौजूद सर। है तो वहां पे चिड़ियां भी हैं उसको खाने के लिए, उसका प्रेडेटर भी वहीं पे मौजूद होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं किसी खतरनाक या किसी अनयूजफुल पेस्ट को या इंसेक्ट को खत्म करना, एलिमिनेट करना, तो आपको उसका एरिया देखना होगा कि वो किस एरिया से आया था, क्योंकि उस एरिया में उसका कोई ना कोई नेचुरल प्रेडेटर या एनिमी जरूर मौजूद होगा। तो अब इसमें भी क्या होता है कि टेक्सोनोमिस्ट क्या करता है, वो इंटेंस प्रेशर में काम कर रहा होता है, और कार लोड शिपमेंट्स में फिर वो क्या करता है, अपनी चीजों को भेज देता है कि वो जब आइडेंटिफिकेशन कर लेता है किसी भी इंसेक्ट की, पेस्ट की, तो उसके रिलेटेड अगर कोई उसका डेंजरस यानी कि कोई उसका प्रेडेटर मौजूद है, तो वो उसको वहां पे शिपमेंट में रवाना कर देगा। यानी उसको वो टीसीएस जैसे हम करते हैं ना, ऐसे ही वो किसी चीज में यानी कि बाई ट्रेन या किसी भी जरिए से उसके प्रेडेटर्स को वहां पे भेजा जाएगा, वो उसको नेचुरली बायोलॉजिकली कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से वो जो इंसेक्ट नुकसान पहुंचाने वाला था वो क्या हो जाएगा, वहां से एलिमिनेट कर जाएगा। तो अब इसमें एग्जांपल ये दी गई है कि ऑरेंज काउंटी में देखें कि कीफर ने 1944 में बताया है, 1942 में, कि ओरिएंटल फ्रूट मोथ का एक लार्वा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, अब कैलिफोर्निया आपको पता है अमेरिका का एरिया है, अमेरिका की रियासत है, ऐसे ही है ना, स्टेट है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में ऑरेंज काउंटी एरिया का नाम है, काउंटी कहते हैं वहां पे जो छोटे छोटे लोकलाइज्ड इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं ना, जहाँ पे अपनी गवर्नमेंट हो, ये सारा कुछ हो। तो वहां पे एक सूंडी देखी गई, ऑब्जर्व की गई, जो कि किसी भी अननोन एनिमल की थी, पता नहीं था कि किस इंसेक्ट इंसेक्ट की सूंडी हो सकती है। तो फिर 1942 में ऑब्जर्व किया गया कि ये जो है ये ओरिएंटल फ्रूट मोथ का लार्वा है, तो इतनी दूर वो पहुंचा हुआ था। तो इसमें अब देखें कि अगर वो ना पता चलता कि ये ओरिएंटल फ्रूट मोथ मींस कि चाइनीज एक फ्रूट मोथ होता है स्टूडेंट्स, चाइना में ना फलों के ऊपर एक मोथ अटैक करता है, तो ये उसका लार्वा था बेसिकली। तो इसका जब पता चल गया तो इस तरह से उसके ऊपर कंट्रोल भी पा लिया गया। ये स्टूडेंट्स ओरिएंटल फ्रूट मोथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं, ये फलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यस सर। तो ये ओरिएंटल फ्रूट मोथ जो है चाइना में बेसिकली इसका ओरिजिन है ना, तो इसका एंटोमोलॉजिस्ट तो बता नहीं सकते थे कि कहाँ से ये आया है, तो ये सिस्टमैटिक्स ने हेल्प की कि इसको फाइंड आउट करने में कि किस एरिया का इसका ओरिजिन है, और इसके ऊपर फिर कंट्रोल भी इजीली करना पॉसिबल हो गया, इसके ऊपर कंट्रोल भी किया जा सकता था। तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पे हो गया जी, कि वहाँ पे कानून साजी हुई, उसमें इतने सारे डॉलर देखें लगे,
और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई इसकी और इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि वहां से फिर इसके रिलेटेड इसका नेचुरल प्रेडेटर मंगवाया गया और इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि कहाँ अमेरिका है और कहाँ पे चाइना है, ठीक है ना। तो ये सिस्टमैटिक्स ने हेल्प की इसके ऊपर कंट्रोल पाने में, वरना ये फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी कैटरपिलर। फ्रूट में आपने देखा ना नुकसान फलों को पहुंचा रहा है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। बाकी बच्चों को नहीं क्लियर? बाकी बच्चे सोए हुए हैं? बच्चों आप लोग जाग रहे हैं? जी सर, हो गया क्लियर है सर। फिर। उसके बाद थर्ड इसमें देखिए इंपॉर्टेंस में है कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन इज इसेंशियल इन कनेक्शन विद द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट एंड एनिमल पेस्ट। तो अगर तो आप चाहते हैं कि पौधों के या जानवरों के जो नुकसानदेह हशरात हैं या कीड़े मकोड़े या पेस्ट हैं, पेस्ट ऐसा कोई भी एनिमल हो सकता है जो कि नुकसान पहुंचाता है, इकोनॉमिक लॉसेस का बायस बनता है, उसको पेस्ट कहा जाता है। तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आप प्लांट या एनिमल पेस्ट का कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट इसमें देखें, अगर एक भी मिस्टेक हो जाए कि आप होस्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं प्रॉपर कर पाए, पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं प्रॉपर कर पाए, तो उससे क्या होगा कि आपने जो उसके नेचुरल एनिमीज को लाना था उस एरिया में, तो सारा ज़ाया हो जाएगा और बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सारे सालों की एफर्ट्स ज़ाया हो सकती है अगर एक आप इंसेक्ट को सही तरह से आइडेंटिफाई ना कर पाए इस प्रोसेस में। तो जैसे अभी इसने ये देखें कि एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल इफ फॉर इंस्टेंस एक पेस्ट है जो कि ओरिएंटल ओरिजिन का यानी एशियन है, इस एशिया के रीजन का है पेस्ट जो यहाँ पे पैदा हुआ, लेकिन अब उसकी आइडेंटिफिकेशन गलत हो गई, उसको समझा गया कि वो यूरोपियन स्पीशीज है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, के वो यूरोप में लोग जाएंगे, यूरोप से उसके अगेंस्ट उसका एनिमी ढूंढेंगे, उसका प्रेडेटर ढूंढेंगे, नेचुरल प्रेडेटर उसका। तो इस तरह से उसकी जब कलेक्शन करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको फिर ग्रो करवाएंगे, उसकी कॉलोनीज बनाएंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, तो सारा प्रोसेस क्या जाएगा, इट प्रूव अटरली फ्यूटाइल। वो सारा प्रोसेस जाया हो जाएगा, बेकार जाएगा, क्योंकि वो तो वहां का था ही नहीं। समझ आई ना बात की? कि अगर तो एक एरिया का आप इंसेक्ट सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया कि जिस एरिया में कोई पेस्ट होता है ना, उसी एरिया में उसका नेचुरल एनिमी भी मौजूद होता है। ऐसे ही है ना? तो अगर आप एक पेस्ट को गलत एरिया का समझ लेते हैं, किसी और एरिया का, कि वहां से शायद ये आया है, तो उस एरिया में तो उसका नेचुरल एनिमी होगा ही नहीं। तो आप एमी नेचुरल एनिमी वहां से उसका ले लिया, आपने उसको ग्रो भी करवाया, उसको पाला भी, सारा कुछ किया भी, तो टाइम आपने उसके ऊपर लगा दिया। 1 मिनट स्टूडेंट वेट कीजिएगा। पांच मिनट बेटा वेट करना है, 5 मिनट वेट, ठीक है? ओके सर जी।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना वहीं से शुरू करते हैं लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जो है ये बड़ी ज़रूरी है बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्लांट या एनिमल पेस्ट के, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे भी कोई भी इंसेक्ट रहता है, पेस्ट रहता है, वहीं पे ही उसका नेचुरल प्रेडेटर भी रहता है। तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होगी ही तो हम नेचुरल उसका प्रेडेटर पे जो है वो उसको ढूंढ सकते हैं ना, या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि नेचुरल प्रेडेटर कहाँ पे मौजूद है उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस सर। यस सर। तो अब इसमें ना एक बड़ी ही एक्सीलेंट एग्जांपल आप ये देखेंगे पैमबर्टन की। पैमबर्टन एक साइंटिस्ट था 1941 में। इसने ना एक अपनी एग्जांपल कोट की खुद, इसको किस तरह से टेक्सोनोमी ने या किस तरह से इसको सिस्टमैटिक्स ने हेल्प की एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में। बायोलॉजिकल कंट्रोल आप समझ सकते हैं कि किसी भी हार्मफुल एनिमल को किसी भी अच्छे एनिमल से कंट्रोल करवा लेना, उसकी मदद से उसको कंट्रोल करवा लेना, उसकी पॉपुलेशन को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में अब उसने एग्जांपल एक दी कि 20 साल पहले यानी 1941 से अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं तो क्या बनेगा 1921। ठीक है, तो 1921 में वो बता रहा है कि एक फर्न वीवल उसने जो है वो ऑब्जर्व किया, जिसका नाम था, साइंटिफिक नेम था सयाग्रियस फुल्विटारसिस। ठीक है, तो सयाग्रियस फुल्विटारसिस को उसने ऑब्जर्व किया और वो जो था वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था सैडलेरिया फर्न्स को। यानी एक फर्न वीवल है जो कि सैडलेरिया फर्न्स को नुकसान पहुंचा रही थी। किस जगह पे? एक फॉरेस्ट रिजर्व है, आइलैंड ऑफ हवाई। तो हवाई जो आइलैंड है वहां पे एक यानी कि खास किस्म का जंगल है। उस जंगल के अंदर ये सैडलेरिया फर्न्स बेशुमार पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर एक फर्न वीवल अटैक कर रही थी, यानी इनको नुकसान पहुंचा रही थी और इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया हुआ था। लेकिन 1921 में इसके बारे में पता नहीं था कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप एंटोमोलॉजिस्ट को देखें जो कि इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो उनको नहीं पता था एंटोमोलॉजिस्ट को कि ये किस जगह से ओरिजिनेट किया है और ये हवाई तक कैसे पहुंच गया। आइलैंड जो हवाई था वहां पे ये कैसे आ गया है। और सिर्फ ये ग्रीन हाउसेज ऑस्ट्रेलिया में था या आयरलैंड वगैरह में जो है वो हो सकता था इसके अलावा। ठीक है ना, तो एंटोमोलॉजिस्ट को नहीं पता था, उनका लिटरेचर नहीं बता पा रहा था कि किस जगह से ये जो है फर्न वीवल आ गया है और क्यों सैडलेरिया फर्न्स के ऊपर ये अटैक कर रहा है। तो अब उस जमाने में उस वक्त फिर इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को क्या किसका सहारा लेना पड़ा? इन्हीं का ये जो है सिस्टमैटिक्स का ही सहारा लेना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि सिस्टमैटिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं ना, तो आप उसका साथ एक पर्ची आपने देखी होगी, जैसे हमारे भी यहाँ पे म्यूजियम में आपने देखा है कि साथ एक छोटा सा कागज होता है पड़ा हुआ जिसके ऊपर प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन और उस इंसेक्ट का नेम, उसकी क्लासिफिकेशन, सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है ना, तो ये सिस्टमैटिक्स में या टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, जब भी कोई इंसेक्ट या एनिमल कलेक्ट करते हैं, जैसे आपने भी करना है, तो आपने डेट, प्लेस, हर चीज उसकी बतानी कि कहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया है, जो भी आपका स्पेसिमन होता है। तो अब ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक्स में ही होता है, टेक्सोनोमी उसमें जो एंटोमोलॉजी में ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं ना होता है। तो इसीलिए अब ये रिकॉर्ड जो थे कोई भी क्लू नहीं बता पा रहे थे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं इसमें, अब आपकी तरफ क्वेश्चन है कि हमें क्यों कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता होना जरूरी था। अगर आप इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं या आप अगर किसी भी पेस्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका क्यों पता होना जरूरी है कि किस एरिया से वो आया है? एनीवन? क्योंकि सर उसका नेचुरल एनिमी उधर मौजूद होता है। वेरी गुड, क्योंकि वहां पे ही उसका नेचुरल एनिमी मौजूद होगा जिसके जरिए से हम उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। इसीलिए हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता होना बहुत उसके जरूरी है। अब देखें इसमें फिर क्या हुआ कि दूसरी प्रॉब्लम्स में जब वो देख रहा था, यानी कि यही पैमबर्टन अपना खुद बता सर रहा है। उससे उसको कंडीशन का पता। जी क्या बेटा? अच्छा, पैमबर्टन ने ना फिर खुद ही अपनी एग्जांपल ये वाली दी हुई है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था 1921 में, पैमबर्टन को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वहां पे ना एक ओल्ड प्राइवेट इंसेक्ट कलेक्शन में गया सिडनी में। ठीक है, तो सिडनी में जब ये गया तो वहां पे एक इंसेक्ट्स की कलेक्शन इसने ओल्ड देखी प्राइवेट, तो वहां पे इसको एक सिंगल स्पेसिमेन भी मिला जिसका नाम था सियाग्रियस फुल्विटारसिस। आपको पता है कि ये फर्न वीवल है,
सयाग्रियस फुल्विटार्सिस साइंटिफिक नेम है ना फर्न वीवल का। तो वहां पे ये फर्न वीवल जो कि अटैक अभी आपने देखा कर रही थी सैडलेरिया फर्न्स के ऊपर हवाई आइलैंड पे, तो इसका भी एक स्पेसिमन उसने वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी दूर ऑब्जर्व किया, जो कि वहां पे उसके ऊपर डेट ऑफ कलेक्शन भी थी, और वो डेट ऑफ कलेक्शन उसके ऊपर क्या थी 1857। कि यानी कि ये जो फर्न वहां पे कलेक्ट करके उस म्यूजियम में रखा गया हुआ था सैडले वो जो है फर्न वीवल, वो कब कलेक्ट किया गया हुआ था 1857 में। और उसके साथ साथ उसकी एरिया ऑफ लोकेलिटी भी बताई हुई थी कि किस एरिया से ऑस्ट्रेलिया से उसको कलेक्ट किया गया था। तो इससे क्या हुआ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हासिल कर लिया गया। तो फॉरेन साइंटिस्ट की टीम वहां पे रवाना हुई उस फॉरेस्ट एरिया में, वहां पे जाके उन्होंने देखा कि अच्छा जी, तो जब वहां पे वो गए तो उन्होंने ना उस एरिया में फॉरेस्ट के वहां पे गए, और वहां पे जाकर उन्होंने कुछ उसकी थोड़ी सी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया, यानी फर्न बीटल जो थी, ये वाली जो थी, मतलब सयाग्रियस फुल्विटार्सिस, ठीक है। तो सयाग्रियस फुल्विटार्सिस को वहां से ऑब्जर्व किया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था ना कि जिस एरिया में कोई भी एनिमल होता है वहीं पे उसका नेचुरल प्रेडेटर भी मौजूद होता है, उस पैरासाइट का, ठीक है, या उस पेस्ट का। तो इसलिए उसी एरिया में एक ब्रैकोनिड पैरासाइट भी मौजूद था इसका, जो कि इसके लार्वे के ऊपर अटैक करता था। किसके लार्वे के ऊपर? फर्न वीवल की। समझ आ रही ना बात की बच्चों आपको? जी सर। तो फर्न वीवल जो थी, जो कि फर्न्स को नुकसान पहुंचा रही थी हवाई आइलैंड पे, उसका जो नेचुरल प्रेडेटर था वो कहाँ पे मौजूद था? ऑस्ट्रेलिया में। और उसका नाम क्या था? ब्रैकोनिड पैरासाइट, ठीक है। तो ब्रैकोनिड पैरासाइट, क्योंकि जब भी आप कलेक्शन करते हैं टैक्सोनॉमिक, तो आप उसमें अगर तो आपने एक पेस्ट को कलेक्ट किया हुआ, तो आप उसका नेचुरल प्रेडेटर भी वहां का साथ उसके कलेक्शन में रखते हैं। तो इस तरह से फिर पता चल गया कि ये उसका ब्रैकोनिड पैरासाइट जो है ये उसका नेचुरल प्रेडेटर है और ये उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इसको भी वहां से फिर कलेक्ट कर लिया गया। तो कलेक्शंस वर मेड इमीडिएटली, उसके बाद फिर कलेक्शंस की गई और इनको शिपमेंट को रवाना कर दिया गया हवाई आइलैंड में। और वहां पे पैरासाइट की फिर पॉपुलेशन बेशुमार हो चुकी हुई थी और इसमें फिर कंट्रोल पा लिया गया। यानी कि उसमें क्या किया गया कि ये जो ब्रैकोनिड पैरासाइट था ना, ये इसके लार्वे के ऊपर अटैक करता था। किसके लार्वे के ऊपर? जो सैडलेरिया फर्न्स के ऊपर अटैक करता था, ये वाला मतलब जो आपने अभी देखा है ना फर्न वीवल। तो फर्न वीवल को एलिमिनेट करना था ना वहां पे, जो नुकसान पहुंचा रहा था उन जंगलात को, सैडलेरिया फर्न्स के। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका नेचुरल एनिमी कौन सा था? ये वाला ब्रैकोनिड पैरासाइट, क्योंकि ये उसके लार्वे के ऊपर अटैक करता था। तो इस तरह से इसने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया। तो कलेक्शंस इसकी जब की गई हवाई आइलैंड में, उनको शिपमेंट को रवाना कर दिया गया, और वहां पे कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, उसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई इस ब्रैकोनिड पैरासाइट की। तो इस तरह से फिर वो सैडलेरिया फर्न्स के ऊपर जो अटैक कर रहा था फर्न वीवल, उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया गया। तो अब देखें एक डाटा जो कलेक्ट किया गया हुआ था, एक लेबल जो सिंगल इंसेक्ट स्पेसिमन के ऊपर 1857 में लगा हुआ था, उससे क्या हुआ, 65 साल के बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल पॉसिबल हो गया। यानी 1921 और 1857 के दरमियान कितना स्टूडेंट्स फासला बनता है? 65 साल का। तो 1857 में कलेक्ट किया गया है कि इंसेक्ट जो है टेक्सोनोमिक कलेक्शन की वजह से उसने कितनी हेल्प की कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करना पॉसिबल हो गया। वरना तो जंगल के अंदर आप कंट्रोल ही नहीं कर पा सकते, आप इतना बड़ा स्प्रे तो नहीं ना कर सकते कि आप केमिकल को पूरे जंगल के ऊपर स्प्रे करें, वो पॉसिबल नहीं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल से ही उसे पॉसिबल था ना। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प किसने की है? टेक्सोनोमी ने, यानी सिस्टमैटिक्स ने हेल्प की। समझ आई बात की? जी सर। तो अब इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपको इसके इमेजेस इनके दिखा देता हूँ। ये जो एक तो आपने सैडलेरिया फर्न्स को देखा है, ये आप देखें हवाई आइलैंड स्टूडेंट्स, ये तो ये आप हवाई आइलैंड देख सकते हैं। तो ये यूएसए के बिल्कुल देखें, यूएसए कितनी दूर है, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो हवाई आइलैंड इस तरफ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे है, ठीक है ना। तो ये देखें आइलैंड ऑफ हवाई आपको नजर आ रहा है यहाँ पे छोटा सा डॉट्स की शक्ल में, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर। तो हवाई आइलैंड को अगर आप देखें तो ये 16,638 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और इसमें 137 वोल्केनिक आइलैंड छोटे छोटे पड़े हुए हैं। यानी बहुत लंबी सी एक चेन है 137 आइलैंड्स की, जिनमें से जो 7 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसमें हुआई है, मोई है, मलोकाई है, लेनाई है, ओहू है, हुआई और निहाऊ। तो ये 7 आइलैंड ऐसे हैं उसके अंदर। ये स्टूडेंट से सैडलेरिया फर्न है जिसके ऊपर फर्न वीवल अटैक कर रही थी, ठीक है। हवाई आइलैंड पे जो सैडलेरिया फर्न था ना, वो ये वाला होता है। देख रहे हैं ना बच्चों आप लोग? जी सर। और ये देखें जो आपको अभी मैं बता रहा था ब्रैकोनिड पैरासाइट,
ये वो पैरासाइट है स्टूडेंट, ये वाला, जो कि उसके लार्वे के ऊपर अटैक करता है। किसके लार्वे के ऊपर? फर्न वीवल के। और फर्न वीवल किसके ऊपर अटैक करती है? सैडलेरिया फर्न्स पे। समझ आ रही ना बात की? फर्न वीवल ने किसके ऊपर अटैक किया? सैडलेरिया फर्न्स पे। और फर्न वीवल को कंट्रोल कौन करेगा? ये, इसका नाम क्या है? ब्रैकोनिड पैरासाइट। अब समझ आई बात की? जी सर। कहाँ से करना है? ऑस्ट्रेलिया से। इसको कलेक्ट कहाँ से करना है? ऑस्ट्रेलिया से इसको किया गया कलेक्ट। ये स्टूडेंट्स ओरिएंटल फ्रूट मोथ था, जिसका भी आपको बता रहा था मैं, ऑरेंज काउंटी में, जो चाइनीज फ्रूट मोथ था, जो ऊपर हमने एक एग्जांपल देखी थी। ठीक है, पेड़ के फलों को नुकसान पहुंचाता है ओरिएंटल फ्रूट मोथ। और फर्न वीवल जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये है। इस फर्न वीवल ने क्या किया हुआ था? वो जो सैडलेरिया फर्न्स थे ना, इनको तबाह किया हुआ था। ठीक है ना, ये वाले सैडलेरिया फर्न्स, इसको ये तबाह कर रही थी। कहाँ पे? हवाई आइलैंड। अब याद रहेगा ना आपको? फर्न वीवल तबाह कर रही थी, और इसको कंट्रोल किसने किया था? फर्न वीवल को ब्रैकोनिड पैरासाइट। यस ठीक सर। है, तो ये ब्रैकोनिड पैरासाइट। तो इस ब्रैकोनिड पैरासाइट को फिर वहां से कलेक्ट किया गया। और ये कैसे कलेक्ट किया गया? ड्यू टू टेक्सोनोमिक कलेक्शन। टेक्सोनोमिक कलेक्शन में ये देखा गया, इसको ऑब्जर्व किया गया हुआ था। तो वहीं पे ही वो टेक्सोनोमिक कलेक्शन में, जहाँ पे फर्न वीवर जहाँ से कलेक्ट की गई थी ना, तो वहीं पे एरिया में साइंसदान गए जंगल में ऑस्ट्रेलिया के, और वहां से उसका ये नेचुरल प्रेडेटर या एनिमी जो है उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको हवाई आइलैंड में भेज दिया। और वहां पे इसकी जब पॉपुलेशन काफी ज्यादा होगी, तो इसने क्या किया? उसके ऊपर अटैक किया, फर्न वीवर के ऊपर, और उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल पॉसिबल हो गया। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस है सिस्टमैटिक्स की बायोलॉजी के अंदर, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिस्टमैटिक्स टू बायोलॉजी। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसकी समझ आ गई ना अच्छी तरह से आपको? जी सर। और इसमें जो एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस कॉम्प्लेक्स था, जिसमें मैंने यस आपको बताया 6 सिबलिंग स्पीशीज होती हैं, और 6 सिबलिंग स्पीशीज जो है उनका मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और वो टेबल भी आपने नोट किया है ना? इसमें पॉइंट्स ये नोट किए हैं कि नहीं किए हैं? तो मैंने अभी आपको कहा था इसमें से किए हैं सर। ये वाले नोट कर लें साथ साथ। गुड। तो अब मैं आपको ना वो टेबल भी दिखाता हूँ, इसमें वो आगे है थोड़ा सा बुक में, जो अभी 6 सिबलिंग स्पीशीज की मैं बात कर रहा था। सर ये बुक भी सेंड कर दें फिर। बच्चों ये बुक में से आपके बस एक ही ये टॉपिक था, ठीक है, बाकी दूसरी बुक्स में से हैं 7-8 बुक्स हैं। ये वैसे भी इमेज लिया हुआ मैंने, ठीक है, उसका इमेजेस हैं सही नहीं आए हुए। मैं आपको ना जब आप हार्ड कॉपी ही इसकी दूंगा ठीक फॉर्म में, ठीक है, जब आपकी क्लासेस होंगी ना, आपको हैंड आउट भी दूंगा, नोट्स भी इसके, ठीक है। और ये ओके देखिए, सर जी। ये टेबल है स्टूडेंट्स, वो 6 सिबलिंग स्पीशीज का ना, एनोफिलीज की। जी एनोफिलीज सर। जो बता रहा था ये देखिए, ये हैकेट और बेट्स का भी आपने पढ़ा था ना उसमें, कि इन्होंने सबसे पहले इसको बताया है, क्लासिफिकेशन की है, ये वाला जो, और ये एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस कॉम्प्लेक्स, इसका भी पिक बना लें इसकी, ठीक है। ये आपने उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स में साथ ही शामिल करना है टेबल, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ, ये 6 सिबलिंग स्पीशीज आप देख रहे हैं, ये वाली, ये साइड पे जो नाम आ रहा है। तो एनोफिलीज मीलानून है, एनोफिलीज साथ इनके एनोफिलीज लगाता जाना, एनोफिलीज इनकी जीनस, एनोफिलीज मीलानून, मीजी, मैक्यूली पेनिस, एट्रोपार्वस, लेब्रांची और सैकारोवी। तो ये 6 सिबलिंग स्पीशीज आपने लिखनी है एनोफिलीज। तो मीलानून जो है ये राइस फील्ड के अंदर जो है वो पाई जाती है, इसका हैबिटेट। मीजी का कूल स्टैंडिंग वाटर है, जिसको लेंटिक वाटर कहते हैं। मैक्यूली पेनिस का कूल रनिंग वाटर है, जिसको लोटिक वाटर कहते हैं, ठीक है ना। तो लिम्नोलॉजी में रनिंग वाटर को हम लोटिक कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर को लेंटिक वाटर कहते हैं। एट्रोपार्वस स्पीशीज का कूल वाटर है, लेबरांची का मोस्टली वार्म वाटर में ये रहती है। सैकरोवी जो है वो शैलो स्टैंडिंग वाटर में पाई जाती है, कम गहरे पानी जो रुका हुआ होता है, खड़ा होता है साखन पानी। अब मीलानून का वाटर टाइप देखें, फ्रेश वाटर में है, ये भी फ्रेश वाटर में, ये भी फ्रेश वाटर में एग्स वगैरह देते हैं। एट्रोपार्वस ब्रैकिश वाटर में, ठीक है, लेबरांची भी ब्रैकिश वाटर में, सैकरोवी जो है कभी कभार ब्रैकिश वाटर में। हाइबरनेशन देखें तो मीलानून हाइबरनेट नहीं करती, मीजिया करती है, मैक्यूली पेनिस करती है, एट्रोपार्वस भी नहीं करती, लेब्रांचिया भी नहीं करती, सैकरोवी भी नहीं करती। और अगर आप मलेरिया कैरियर का देखें तो मीलानून और मीजी तो मलेरिया करती ही तकरीबन नहीं है, ठीक है ना। और मैक्यूली पेनिस भी नहीं मलेरिया का बायस बनती, हालांकि है ये एनोफिलीज की स्पीशीज। अब समझ आ रही है ना। तो ये केयरफुल देखें, टेक्सोनोमिक स्टडी ने बता दिया
कि एनोफ्लीज मॉस्किटो की 6 सिबलिंग स्पीशीज हैं, उनमें से कुछ मलेरिया का बायस बनती हैं, कुछ नहीं बनती। 3 यानी कि जो है वो मलेरिया का बायस बस इसमें तकरीबन देखें बन रही हैं। जो एट्रोपार्बस है वो थोड़ा सा मलेरिया का बायस बनती है। लेबरांची जो है बहुत डेंजरस है, ये असल मलेरिया का काज थी। सैकेरोवी जो है VI है ये सैकेरोवी, ठीक है, ये भी बहुत डेंजरस स्पीशीज थी। तो ये 6 सिबलिंग स्पीशीज जी थी जिनके ऊपर कंट्रोल पा लिया गया विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो इस तरह से मलेरिया के ऊपर काबू पा लिया गया यूरोप के अंदर। तो यूरोपियन एनोफ्लीज मॉस्किटो की ये 6 सिबलिंग